नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम 3 चरण का मतदान हो चुका है। अब की बार 400 पार के हंगामे के साथ शुरू हुआ ये चुनाव प्रथम 3 चरण के बाद पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 400 पार तो दूर पूर्ण बहुमत भी मिलता दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि जोड़ तोड़कर सरकार बनाना भी मुश्किल लग रहा है। चुनाव से पहले इस देश के जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं, उन्होंने इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से खारिज करके इसे ठग बंधन का नाम दिया था। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि खुद मीडिया हाउसेज भी, जैसे कि जी न्यूज जैसे चैनल भी दूरी बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। वो तटस्थ होकर सवाल पूछते दिखाई दे रहे हैं, बीच बीच में, लगातार नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो जैसा हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले विकास की बात करते थे, प्रथम चरण का मतदान होते ही मंगलसूत्र पर आ गए, आपके मंगलसूत्र छीन लेंगे। दूसरे चरण का मतदान होते ही कहने लगे कि आपकी भैंस चुरा ले जाएगा इंडिया गठबंधन। तभी ये कहा जा रहा था कि तीसरे चरण के बाद प्रधानमंत्री क्या करेंगे। ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि अब वो जरूर ही भावुक हो जाएंगे, जल्दी ही उनकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जाने जाते हैं लोगों को चौंका देने के लिए, और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। सबको चौंकाते हुए तीसरे चरण के मतदान के बाद प्रधानमंत्री ने सीधा हमला बोल दिया अडानी और अंबानी पर। उन्होंने कहा कि अडानी और अंबानी काला धन टेम्पो में भर भर कर चंदे के रूप में इंडिया गठबंधन को, खासतौर से कांग्रेस को दे रहे हैं। अब आप खुद ही सोचिए, सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ईडी, सीबीआई और जाने कितनी एजेंसियां आपके पास हैं, कितने मुख्यमंत्री आपने जेल में डाले हुए हैं। तो जब आपको पता है कि काला धन भेजा जा रहा है अडानी और अंबानी के द्वारा, तो कुछ कार्रवाई क्यों नहीं करते? कौन करेगा कार्रवाई? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? तो कृपा करके कुछ कार्रवाई करिए इस संदर्भ में, देश को भ्रष्टाचार से बचाइए, आपने शपथ ली है। आज हम बात करेंगे चौथे चरण में। तीसरे चरण में तो इतना कुछ हो चुका है। चौथे चरण में जिन 96 सीटों पर मतदान होना है, वहां पर कौन सी पार्टी कितनी सीट जीतने जा रही है, ये हम देखने जा रहे हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल बहुत ही महत्वपूर्ण किला है इंडिया गठबंधन का, लेकिन पश्चिम बंगाल इस कैटेगरी में आता है, यह है पश्चिम बंगाल, इस कैटेगरी में आता है, उन प्रदेशों की कैटेगरी में आता है जहां बहुत ही कड़ी लड़ाई चल रही है। अगर आप पूरे भारत को देखें तो इसे 3 हिस्से में बांटा जा सकता है। पहला वो है जहां पर भाजपा एकदम क्लीन स्वीप कर दे रही है। इसमें आते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, काफी हद तक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यानी उत्तर भारत के जो प्रदेश हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सब आते थे। दूसरे वो प्रदेश हैं जहां पर कड़ी फाइट चल रही है। तो जहां कड़ी फाइट चल रही है उसमें से पहला है पश्चिम बंगाल। यहां पर पिछले लोकसभा चुनाव में 18 सीट भाजपा ने जीती थी, 42 सीट यहां पर है, और इस समय भाजपा ने यहां पर पूरा जोर लगाया हुआ है। तो पश्चिम बंगाल में इस बार 8 सीटों पर मतदान होना है, और इन 8 सीटों में से अगर हम देखें तो एनडीए को सिर्फ 2 सीट मिल रही है। 2 सीट एनडीए को मिल रही है, इंडिया गठबंधन को 6 सीट मिल रही है। यहां पर इंडिया गठबंधन में टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है, वो यहां पर लीड कर रही है और काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया है। क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे, मीडिया में लगातार कहा जा रहा था कि यहां पर भाजपा की सीट बढ़ेगी, इस बार 18 से भी ज्यादा होगी, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। 8 सीटों पर मतदान होने हैं, 2 एनडीए को मिल रहे हैं और 6 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश, येलो कलर का आपके सामने। उत्तर प्रदेश में भी 80 लोकसभा सीट है। यहां पर भी 80 में 80 के दावे के साथ चुनाव शुरू हुआ था। ज्यादातर मीडिया हाउसेज ने यहां पर 5, 6, 7 और अधिकतम 12 सीट इंडिया गठबंधन को दी थी TV9 भारतवर्ष ने। यानी कि बाकी सभी पर 68, 69 सीटों पर कम से कम जीतेगा एनडीए, यानी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि पहले 3 चरण में तो इंडिया गठबंधन ही भारी पड़ता जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है चौथे चरण में, और चौथे चरण में जिन 13 सीटों पर मतदान होना है उसमें से 6
एनडीए के हिस्से में जा रही है और 7 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। तो अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जो कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन यहाँ पर इंडिया गठबंधन कड़ी टक्कर दे रहा है। भले ही चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव के नेतृत्व, इंडिया गठबंधन सभी को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। अखिलेश यादव के लिए तो ये कहा जा रहा था कि ये गमले में उगे हुए पौधे हैं, मुलायम सिंह के बेटे हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री बन गए। आज तक अपने नेतृत्व में एक भी चुनाव नहीं जिता पाए हैं अपनी पार्टी को, तो ऐसे में ये क्या कर पाएंगे? तो अब क्या कर पाएंगे 4 जून को पता लगेगा, लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं उसी का नतीजा है कि इस समय प्रधानमंत्री अडानी अंबानी पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद है तेलंगाना। देखिए तेलंगाना, सीधे नीचे चले आइए भारत के मैप में। पहले आंध्र प्रदेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश हुआ करता था जो 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। जो समुद्र के बंगाल की खाड़ी के पास का हिस्सा है ये आंध्र प्रदेश में आता है और तेलंगाना भीतर का हिस्सा है। तेलंगाना में अगर आप देखें तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय समिति बीआरएस, जिसको पहले जो है टीआरएस नाम से जाना जाता था, चंद्रशेखर राव इसके प्रमुख नेता हैं, ये यहाँ की पार्टी है। इसके अलावा यहाँ पर कांग्रेस भी बड़ी ताकत है, बीआरएस के अलावा कांग्रेस बड़ी ताकत है और ओवैसी साहब भी यहीं से लड़ते हैं। ओवैसी साहब का भी ये इलाका है, ये क्षेत्र है। तो अब अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुल 17 सीटों पर मतदान होना है चौथे चरण में, और इन 17 सीटों में से 4 एनडीए के खाते में जा रही है, 10 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 3 सीट अन्य के खाते में जा रही है। ये अन्य में ही बीआरएस और ओवैसी साहब हैं। ओवैसी साहब को जबरदस्त कांटे की टक्कर मिल रही है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में एक किस्म का समझौता हुआ है, जिस समझौते के तहत इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस जो है वो ओवैसी की सीट पर अपना एक मजबूत प्रत्याशी नहीं उतारेगी, क्योंकि उनको खुद काफ़ी कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कांग्रेस ने एक डमी टाइप का कैंडिडेट उतारा है, जिसके बदले में ओवैसी उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ओवैसी का समझौता पल्लवी पटेल की पार्टी से हुआ है, लेकिन ओवैसी ने अपने चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल किए जाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। इस वजह से पल्लवी पटेल भी लगभग इस चुनाव में खत्म सी हो गई हैं और अब ये बिल्कुल 2 ध्रुवीय चुनाव है। यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया तेलंगाना में जो 17 सीटें हैं, 4 एनडीए को, 10 इंडिया गठबंधन को और 30 अन्य को जा रही है। इसके बाद हम बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा, ये आप देखिए बंगाल की खाड़ी के बगल उड़ीसा, ये येलो कलर का थोड़ा डार्क येलो है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है वो है बीजू जनता दल, और बीजू पटनायक एक नेता हुआ करते थे पुराने, उनके बेटे हैं नवीन पटनायक जो कि यहाँ पर उड़ीसा में मुख्यमंत्री हैं। और ये ना तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ना ही एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। तो उड़ीसा में जिन 4 सीटों पर मतदान होना है, एक एनडीए को मिलेगी, एक इंडिया गठबंधन को मिलेगी और 2 सीट जाएगी यहाँ पर अन्य के खाते में। अन्य से आप समझ जाइए बीजू जनता दल। इसके बाद हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में ये है महाराष्ट्र, भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश, सर्वाधिक राजस्व देने वाला प्रदेश। बहुत जगह बात होती है लगातार कि गुजरात 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 मॉडल अपनाएंगे ऐसा वैसा, लेकिन जो इस देश को सर्वाधिक राजस्व देने वाला देश है वो है महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रदेश जो है वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र हमारे देश का एक बहुत ही न केवल महत्वपूर्ण प्रदेश है आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक रूप से भी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोकसभा सीट है और यहाँ पर 11 सीटों पर मतदान होना है। आपको पता है कि एक वक्त था जब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना साथ साथ हुआ करते थे, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव का जब रिजल्ट आया तो मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना और भाजपा में विवाद हो गया। उद्धव ठाकरे भाजपा का साथ छोड़कर चले गए इंडियन नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस के साथ, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और शरद पवार जी की पार्टी के साथ, लेकिन और सरकार बना ली, मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन बदले में भाजपा ने शिवसेना और शरद पवार दोनों की ही पार्टी को तोड़ दिया और इस समय यहाँ पर भाजपा की सरकार है, लेकिन इसकी कीमत लोकसभा चुनाव में चुकानी पड़ रही है भाजपा को।
महाराष्ट्र भाजपा के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। जिन 11 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है चौथे चरण में, इनमें से 4 पर एनडीए जीत रही है, 7 पर इंडिया गठबंधन जीत रही है। अन्य के खाते में कोई भी सीट यहां पर जाती दिखाई नहीं दे रही। तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि महाराष्ट्र, जहां पर भाजपा की कभी मजबूत पकड़ हुआ करती थी, ये भाजपा के हाथ से अब पूरी तरह से निकल चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। आप देखिए, मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच, बिल्कुल ये हरे रंग का जो है मध्य प्रदेश बिल्कुल भाजपा का बहुत ही मजबूत किला है, भाजपा का गढ़ है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से कहीं ज़्यादा मजबूत पकड़ भाजपा की मध्य प्रदेश पर है। अगर आप पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो यहाँ पर क्लीन स्वीप कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात की 80 लोकसभा सीटों में से 78 पर जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। तो इस प्रदर्शन को दोहराना तो नामुमकिन है। लेकिन अब मध्य प्रदेश में चौथे चरण में जिन 8 सीटों पर मतदान होना है, इसमें से एनडीए को 5 सीट मिलने जा रही है, वहीं इंडिया गठबंधन को 3 सीट मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हालांकि भाजपा आगे है, लेकिन पिछली बार की तरह क्लीन स्वीप मामला इस बार नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं झारखंड की। देखिए, यह है झारखंड, येलो कलर का। कभी ये बिहार का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बिहार के अच्छे विकास के लिए इसका बंटवारा किया गया, 2 टुकड़े हुए बिहार के। और जो दक्षिण का हिस्सा था, जो जहां ज़्यादा जंगल थे, वो हिस्सा झारखंड बना और उत्तरी हिस्सा बिहार बन गया। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के अगल बगल बिहार का भी बंटवारा हो गया, मध्य प्रदेश का भी 2 टुकड़े हो गए। उत्तर प्रदेश की भी जनसंख्या इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा है, इतना बड़ा प्रदेश है, निश्चित रूप से इसका भी विभाजन एक चुनावी मुद्दा बनना चाहिए, जिससे कि प्रदेश का बेहतर विकास हो। तो यहाँ पर झारखंड में 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इसमें से 2 पर एनडीए गठबंधन जीत रहा है और 2 पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर सिर्फ 1 सीट पर मतदान होना है। ये रेड कलर का आपका जम्मू कश्मीर है। कभी लद्दाख भी इसका हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब ये एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और लद्दाख को इससे अलग किया जा चुका है। धारा 370 खत्म करने के बाद ये सारे बदलाव किए गए हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक जो सीट है जिस पर चौथे चरण में चुनाव हो रहा है, वो सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अब जम्मू कश्मीर की हालत बहुत सुधर चुकी है, यहाँ से आतंकवाद समाप्त हो चुका है, जनता में बहुत खुशहाली आ गई है, विकास हो रहा है। तो इस चुनाव से ये भी पता चलेगा कि इस सब के बारे में वहाँ की खुद जनता की क्या राय है, क्योंकि मीडिया अक्सर ऐसा देखा गया है कि सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, दुनिया भर में जो सत्ता होती है उसकी तरफ झुक कर बात करती है। तो जो सत्ता का जो नैरेटिव होता है उसे आगे बढ़ा देती है आमतौर पे। लेकिन अब जब मतदान होगा तो पता चल जाएगा कि जो लोकल जनता है वो क्या सोचती है। 4 जून को ये पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद क्या प्रभाव पड़े हैं। अब हम बात करते हैं बिहार की। बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। ये है बिहार, नीले रंग का, गाढ़े नीले रंग का। और यहाँ पर भी जिस तरह से अखिलेश यादव के साथ हुआ, वैसे ही तेजस्वी यादव के नेतृत्व को भी मीडिया ने पूरी तरह से नकार दिया था। चुनाव से पहले ये कहा जा रहा था कि ये तो हाई स्कूल फेल हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, लालू यादव का बेटा होने के अलावा इनकी क्या योग्यता है, और भी बहुत कुछ इनके बारे में कहा गया। इनके तो नेतृत्व की क्षमता को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया और ऐसा कहा जा रहा था कि अब लालू परिवार की राजनीति समाप्त हो चुकी है। लेकिन इस चुनाव में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव इस तरह के नेता हैं, खासतौर से जब से नीतीश कुमार पलटी मारकर एनडीए गठबंधन में चले गए, उसके बाद जिस परिपक्वता से यहाँ पर राजनीति को संभाला है तेजस्वी यादव ने, उससे एक बात पूरे भरोसे के साथ कही जा सकती है कि आने वाले भारत की उम्मीद है तेजस्वी यादव। इसके बाद ये जो बिहार में 5 सीटें हैं, इसमें से 2 सीट एनडीए को मिल रही है और 3 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। बिहार में कुछ 40 सीट है और पिछली बार भाजपा और नीतीश कुमार जी की पार्टी ने मिलकर यहाँ पर क्लीन स्वीप कर दिया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। अकेले होने के बावजूद
यहाँ पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बेहतरीन काम कर रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में भी बड़ी दिलचस्प और तगड़ी लड़ाई है। आंध्र प्रदेश, ये जैसा मैंने आपको बताया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग अलग हो गए हैं। कभी ये साथ एक प्रदेश था आंध्र प्रदेश के नाम से। आंध्र प्रदेश में के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। यहाँ पर लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी हो रहा है और यहाँ पर जो मुख्य टक्कर है वो चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी के बीच में है। वर्तमान मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के लिए ये चुनाव जो है वो बहुत ही निर्णायक है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जो कि पिछला विधानसभा चुनाव भी हार गए थे, अगर फिर से हार जाते हैं तो उनका ऐसा मानना है कि वो अप्रासंगिक हो जाएंगे प्रदेश की राजनीति में। लोकसभा चुनाव के बाद ये पिछले काफ़ी समय से जो है केंद्र की राजनीति में ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। अटल बिहारी के ज़माने में ये बहुत महत्वपूर्ण नेता हुआ करते थे चंद्रबाबू नायडू, लेकिन इसीलिए इस बार चंद्रबाबू नायडू ने यहाँ की जनता से एक और मौका देने या एक आखिरी मौका देने की अपील की है। इसके अलावा यहाँ एक और सेना नाम का दल है जो कि पवन कल्याण, तेलुगु स्टार हैं बहुत बड़े, आप जानते होंगे रामचरण तेजा को, जो RRR में हीरो थे, उनके चाचा हैं पवन कल्याण और उनकी भी यहाँ पर पार्टी है जन सेना या ऐसे नाम है, और वो भी साथ में है, चंद्रबाबू भी साथ में है और भाजपा भी साथ में है। ये तीनों मिलके एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं। और इसके अलावा कांग्रेस है जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली यहाँ पर निश्चित रूप से नहीं है, और यहाँ पर जगन मोहन रेड्डी तो हैं ही जो कि हिस्सा नहीं है इंडिया गठबंधन का भी। तो यहाँ पर अगर देखें तो 25 सीटों पर मतदान होने हैं, जिसमें से 9 सीट एनडीए को मिलने जा रही है, 5 सीट इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है और 11 सीट ले जाएंगे जगन मोहन रेड्डी की पार्टी। अब वो किस हिस्से में जाएंगे, ज़्यादातर संभावना यही है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ ही आएंगे। तो यहाँ पर भी भाजपा को फायदा होता नहीं दिख रहा है, नुकसान हो रहा है। अगर चंद्रबाबू कुछ खास चमत्कार कर देते हैं तब की बात अलग है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि चंद्रबाबू अब धीरे धीरे इनकी राजनीति समाप्त हो रही है। अगर हम टोटल जो चौथे चरण में 96 सीटों पर मतदान होना है उसकी बात करें तो कुल 96 सीटों में से 35 सीट पर एनडीए गठबंधन जीत रहा है, 45 सीट पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है और 16 सीट अन्य के खाते में यहाँ पर जा रही है। तो दोस्तों, ये था मेरा आकलन लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण का। और जैसा कि मैंने आपसे पूछा था तीसरे चरण के बाद प्रधानमंत्री क्या करेंगे, तो उन्होंने सबको चौंकाते हुए अडानी अंबानी पर हमला कर दिया। अब आपको ये बताना है कि चौथे चरण के मतदान के बाद वो क्या कर सकते हैं। इसके अलावा इन सीटों पर आपका क्या क्या आकलन है, किस प्रदेश में कौन सी सीट जीतेगी और कौन सी पार्टी जीतेगी और इस बार केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।